खाद्य विभाग की कार्रवाई देखने को मिली। जूस, शेक और पनीर के होटल और दुकान को सील किया गया है। शेक और पनीर में मिलावट पाए जाने पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पटना में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक साथ कई रेस्टोरेंट और जूस दुकान में छापेमारी की, जिसमें मिलावटी पनीर और जूस को गाढ़ा करने वाले केमिकल के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है। कंकड़बाग इलाके में फूड इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के साथ छापेमारी की। एक जूस दुकान में ऐसा पाउडर मिला जिसे जूस में मिलाया जाता था, जिससे जूस मोटा होता था, लेकिन दुकानदार ने ना तो उस केमिकल का नाम बताया है, ना ही वो कहां से लेकर आता है इसकी जानकारी दी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मिलावटी पनीर मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कई रेस्टोरेंट जाकर टीम ने छापेमारी की, निरीक्षण किया तो स्वाद के नाम पर सेहत से खिलवाड़ का ये खुलासा हुआ है। जूस में केमिकल मिलाने का खुलासा हुआ और साथ ही कई पनीर जो है उसमें मिलावट की बात कही जा रही है। कई दुकानों को सील किया गया है। जूस में केमिकल मिलाने का खुलासा हुआ है। अब जानकारी जुटाने की कोशिश है कि आखिर ये जूस में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता था। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद बांग्लादेश लौट आए हैं। ढाका एयरपोर्ट के पास उनका स्वागत करने के लिए उनकी पार्टी बीएनपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे, जबकि ढाका के बाहर एक रैली में 20 लाख समर्थकों के जुटने का दावा किया जा रहा है। तारिक रहमान गिरफ्तारी से बचने के लिए 2008 में लंदन भाग गए थे। तब से वो लंदन में ही रह रहे थे। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं और इस चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को बैन कर दिया गया है, जिसके बाद बीएनपी यानी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही है। तारिक रहमान ढाका विश्वविद्यालय में छात्र नेता उस्मान हादी की कब्र पर भी जाएंगे, जिसकी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीएनपी नेता तारिक रहमान अपनी पत्नी डॉक्टर जोबेदा रहमान और बेटी बैरिस्टर जाइमा रहमान के साथ बांग्लादेश पहुंचे हैं। तीनों ने सिलहट जिले के ओस्मानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर लैंडिंग की। तय कार्यक्रम के अनुसार तारिक रहमान सिलहट से एक अन्य उड़ान के जरिए आगे रवाना होंगे और दोपहर करीब 12 बजे ढाका पहुंचेंगे। उनकी वापसी बांग्लादेश की राजनीति में अहम घटनाक्रम के तौर पर देखी जा रही है और अब से थोड़ी देर बाद तारिक अहमद ढाका में एक रैली को भी संबोधित करेंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश में गुस्सा है और इस गुस्से का असर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। डोडा के भलेसा में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया। सनातन धर्म सभा के आह्वान पर आज हजारों लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद किया है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और इसके साथ ही प्रदर्शन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप की भी मांग उठाई है। इसको जो 1971 में भारत की वजह से आज़ादी मिली और पूरा भारत की पूरी ताकत से उसको वहाँ आज़ादी दिलाने में भारत के जो मुक्ति मोर्चा बाहरी फौज थी उसने वहाँ पर काम किया और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। और बांग्लादेश में इस वक्त पूरे भारत का कितनी इन्वेस्टमेंट है उसको डेवलप करने के लिए, लेकिन वहाँ पर रेडिकलाइजेशन जो शुरू हो गई है पाकिस्तान की वजह से, उस पाकिस्तान की वजह से जो बांग्लादेश को भी डेवलप नहीं होने देना चाहता है, वहां पर एक गलत किस्म का माहौल और वहां का तख्ता पलट करके उन्होंने जो वहां पर एक खेल रचाया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे हिंदू समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बांग्लादेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज वो महाराणा प्रताप के औलादे जिंदा है, शिवाजी मराठा के औलादे जिंदा है। हिंदू जो है मुगलों के कालखंड में खत्म नहीं हुआ है। हिंदू को मारने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र किए थे, लेकिन हिंदू खत्म नहीं हुआ है और न खत्म होगा। सनातन को जो तोड़ने की कोशिश की थी, न सनातन खत्म हुआ है न होगा। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि 10-12 हिंदुओं के मारे जाने को टारगेट किलिंग या जनसंहार नहीं कहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा कि भारत के उस पार टारगेट किलिंग दिखती है, लेकिन भारत में आपको टारगेट किलिंग क्यों नजर नहीं आती।
भारत के हिंदुओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि भारत में जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान को मारा जा रहा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब है हमारे साथ बातचीत के लिए। मौलाना साहब, बांग्लादेश में जो टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है और जिस तरह से दीपू दास नाम के शख्स की वहाँ पर हत्या की गई ब्रूटल तरीके से, वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदुओं का नरसंहार वहाँ पर हो रहा है। ये टारगेट किलिंग लफ्ज़ कहाँ से आया है, किसने दिया है? आप मुझे बताइए, वहाँ के जो लोग सड़कों पर हैं वो हिंदुओं के खिलाफ थोड़ा ही हैं, वो तो अपनी हुकूमत के खिलाफ रोज़गार, महंगाई, इस चीज़ को लेकर सड़कों पर हैं। कुछ घटनाएं हो गई, उसको जेनोसाइड या उसको टारगेट किलिंग कैसे कह सकते हैं? चलिए, अगर मैं आपकी बात को मान लूँ कि वो टारगेट किलिंग है, तो यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो जय श्री राम का नारा लगाकर मारा जा रहा है और 50 मुसलमानों को करीब जो है मौत के घाट उतार दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर, तो इसको आप टारगेट किलिंग क्यों नहीं कहते? इसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहते मुसलमानों का? ये दोहरा मेयार क्यों है? सरहद के उस पार तो आपको टारगेट किलिंग नज़र आता है, सरहद के इस पार आपको टारगेट किलिंग नज़र नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं हो रही है। एक शख्स दीपू दास का मामला आपने देखा किस तरह से उसको फैक्ट्री से खींच कर लाए, उसको पहले मारा, फिर आग लगा दी गई उसमें। तो आपको नहीं लगता कि वो हेट क्राइम था? उसकी आइडेंटिटी देखकर उसको मारा गया और जिस तरह के उस पर आरोप थे वो भी बताया जा रहा है कि वो भी आरोप झूठे साबित हुए। गलत, बिल्कुल। देखिए, इसको टारगेट किलिंग बिल्कुल नहीं कहते। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया वो तरीका इस्लाम में है नहीं, मैं उसको साफ मना करता हूँ, ये गलत है। लेकिन उसको मारा इसलिए गया, उसने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बातें कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है और इस मौके पर दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कई और दिग्गजों ने भी समाधि पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया है। 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती देश के अब तक के सबसे लोकप्रिय नेताओं में होती है। महान राजनेता के साथ साथ अटल जी को एक कवि और दार्शनिक के तौर पर भी याद किया जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर के बटेश्वर गांव में हुआ था, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर राजनीति में आए। अटल जी 1951 के भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। 1968 में वो जनसंघ अध्यक्ष बने और 1980 में बीजेपी पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अटल जी 1957 में बलरामपुर से पहली बार लोकसभा सांसद चुने गए और फिर लखनऊ और ग्वालियर समेत 6 सीटों से सांसद रहे। पहली बार 1996 में 13 दिनों की सरकार का नेतृत्व किया। फिर 1998 से 2004 तक पूर्णकालिक प्रधानमंत्री रहे। एनडीए गठबंधन बनाकर उन्होंने तब देश को राजनीतिक स्थिरता दी थी और 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण और करगिल युद्ध में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। पुष्पांजलि अर्पित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर आज दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंचे, जहां उन्होंने प्रार्थना सभा में भाग लिया। ये कैथेड्रल चर्च न केवल सबसे पुराने चर्चों में से एक है, बल्कि दिल्ली का सबसे बड़ा चर्च भी है। पीएम मोदी ने यहां प्रार्थना सभा में भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। इस दौरान चर्च में पीएम मोदी के साथ साथ कई और लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार चर्च नहीं पहुंचे हैं, इससे पहले भी वे चर्च जा चुके हैं। गोवा से लेकर देश के ज्यादातर बड़े चर्चों में पीएम मोदी जा चुके हैं। पिछले साल भी क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी चर्च गए थे। अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहने वाले प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने यादव समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। यदुवंश के अस्तित्व और भगवान श्री कृष्ण से उनके संबंध को लेकर दिए गए एक पुराने बयान पर चौतरफा विरोध झेलने के बाद उपाध्याय ने वीडियो संदेश जारी कर अपनी सफाई पेश की और माफी मांगी। वीडियो में उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। समस्त यादव समाज भाई बंधुओं को बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब लोग एक विषय से बहुत आहत हो गए 4-5 साल पहले की एक कथा में, जहाँ किसी राजघराने की व्यक्ति ने आकर के हमें कुछ भाव बताए और वो हमने कह दिए। उस समय भी किसी ने हमको समझाया, तो आगामी 3-4 साल की कथाओं में उसको स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, पर वो संज्ञान में आपके नहीं आ पाया। हम तो आज भी अपनी कथा में कहते हैं, यादव पति यादव राय, यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय, जाके गुणगाम में स्वामी परमानंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद।
सांसद खेल महोत्सव का आज समापन हो गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और उनकी बातें भी सुनी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में सांसद रविशंकर प्रसाद और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी भी शामिल हुए। मैंने आपका खेल देखा, ताइक्वांडो का, बास्केटबॉल का, फुटबॉल का, कबड्डी का। अब योग के बच्चे तो कमाल कर रहे थे। तो आप सबों को बहुत बहुत अभिनंदन। खेलों के हम लोग सामान भी उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर धोनी और तेंदुलकर और कई खिलाड़ी हमारे बिहार की धरती से निकलकर भारत की ओर आ सके। और बिहार की सरकार लगातार आप देखेंगे 13 स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने स्वीकृति दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद खेल महोत्सव को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। 2030 से भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा, तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 से भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। अब हमें ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट से टेबल टॉप करने को अपना टारगेट बनाना है। आने वाले समय में भारत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स को होस्ट करने जा रहा है। 2030 में भारत अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित करेगा, तब पूरी दुनिया की नजर भारत पर होगी। आप जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए ये एक बड़ा मौका होगा। यही नहीं, 2036 में स्पोर्ट्स के सबसे बड़े आयोजन यानी ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भी भारत प्रयासरत है। 2036 ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व वो युवा करेंगे जो आज 10 या 12 साल के हैं। हमें अभी से उसे तलाशना है, तराशना है और राष्ट्रीय पटल पर उसे लेकर आना है। सांसद खेल महोत्सव इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसलिए मैं आज सभी सांसदों से भी कहूंगा, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने क्षेत्रों में ऐसी प्रतिभाओं को खोजो जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और खेलते खेलते ओलंपिक्स में भी भारत का नाम रोशन कर ले। और इस बीच ओडिशा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मारा गया नक्सली कमांडर गणेश उइके स्पेशल फोर्स, एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ की संयुक्त टीम ने ढेर कर दिया है। ओडिशा के कंधमाल जिले के गंजम जिले के जंगल से लगे रामपा के जंगल में गणेश उइके मारा गया है। 2 महिला समेत 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। मौके से 2 INSAS राइफल और एक 303 राइफल बरामद। बीती रात भी नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया था। ऑपरेशन में ओडिशा की स्पेशल फोर्स, एसओजी की 20 टीमें और सीआरपीएफ की 3 टीमें मौजूद हैं। विजय सिन्हा की सख्ती देखने को मिली है। जमीन विवाद पर उन्होंने सख्ती दिखाई है। विवाद सुलझाने को लेकर कई निर्देश विजय सिन्हा ने दिए हैं। थानेदार को जाना होगा सर्किल ऑफिस, उसके साथ ही 15 दिन में निपटारे का निर्देश उन्होंने दिया है। परिमार्जन संबंधी शिकायत खत्म करना है, ये निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है। देखिए, जो अनुभव में आया है कि भूमि विवाद से संबंधित मामला थाने में पूरी तरह से त्वरित गति से और पारदर्शिता से हो नहीं पा रही है, क्योंकि भूमि विवाद से संबंधित रिकॉर्ड्स अंचल में है
और हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी, अमीन सब अंचल में बैठते हैं, उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जानकारी है। इसलिए हमने कहा है कि अब भूमि विवाद से संबंधित निपटारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर शुरू हुआ है वो त्वरित गति से काम करे और हर हफ्ते बैठे ये डीएम एसपी सुनिश्चित करें और अंचलाधिकारी, उनके कर्मचारी, हमारे उससे संबंधित अमीन सब लोग बैठ करके उसमें सहयोग कर उसका समाधान करें। देखिए हर जगह हम जा कर करके बैठ कर करके उनको लक्ष्य दे दिए हैं कि 15 दिनों के अंदर आप उसका निपटारा करें और जो लोग बेहतर करेंगे उनको हम सम्मानित भी करेंगे, जो काम पूरा नहीं कर पाएंगे फिर उनको स्पष्टीकरण देना होगा। देखिए वो अपने गति से चल रहा है। हमारा अभी विभाग के अंदर जो मूल लक्ष्य है, क्योंकि आज कई केंद्रीय योजनाओं से हमारे बिहार के लोग वंचित हो रहे हैं, इसलिए दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस और नापी इस पर फोकस है। फिर सर्वे के काम हो या अतिक्रमण का हो या सरकारी जमीन से संबंधित विषय हो, इस पर भी हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन अभी पहला लक्ष्य हम रखे हैं कि 14 जनवरी तक मकर संक्रांति के पूर्व दाखिल खारिज, परिमार्जन, नापी को निपटा ले लो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जगह जगह विरोध हो रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक कृष्णनंदन पासवान ने भी इस मामले पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश अपने करतूत से बाज आए, नहीं तो बांग्लादेश नक्शे से गायब हो जाएगा। देश में हिंदुओं को चिन्हित करके, टारगेट करके उनको मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जो दुनिया के लिए चिंता की विषय है। भारत एक ताकतवर देश है। भारत दुनिया को आतंकवादी और सबको सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत के फेर में अगर पड़ेगा लोग, अब भारत के कुचक्र में जहिया आ जाएगा, बांग्लादेश नेस्तनाबूत हो जाएगा, बांग्लादेश दुनिया से मिट जाएगा। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला है पूरा इलाका। सुबह सुबह अपराधियों ने गोलीबारी कर दी और पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मुसहरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। घटना में खोखा भी बरामद किया गया है। जमीन विवाद में गोलीबारी की आशंका जताई जा रही है। और यहाँ रुकने एक छोटे से